बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉज ऑफ मोशन और उसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स के ऊपर ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मैस फॉर अ 6 सेकेंड। टाइम आपके पास 6 सेकेंड है, फोर्स आपके पास 2 न्यूटन की है, डाटा ये हमारे पास है। एंड गिव्स द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। मैस आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करें, m इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय वी। तो एम वी और टी को, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वाला फार्मूला हमने यूज किया है। तो फोर्स आपके पास 2 टाइम 6 और वेलोसिटी भी 6 और 6 कैंसिल। तो 2 kg हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज है, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। ये आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन है। पानी का फोर्स लगाना जो है ना स्विमर के ऊपर, और स्विमर का पानी के ऊपर फोर्स, एक चीज एक्शन बनेगी और दूसरी क्या बनेगी, आपके पास है रिएक्शन बनेगी। थर्ड हमारे पास है कि अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस। इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। और दोनों का फोर्स की मैग्नीट्यूड भी, आप F1 भी आपके पास, F2 भी आपके पास, और दोनों का किसके इक्वल है, 1 न्यूटन की इक्वल है। एंगल कितना बना रही हैं, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद ईच अदर। द नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी। तो पहले हमारे क्या करना पड़ेगी, नेट फोर्स निकालना पड़ेगी। तो नेट फोर्स निकालने के लिए ये हमारे पास 1 + 1 + 2 टाइम्स, और काज आपके पास 60 डिग्री। काज 60 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 × 3 √/2। इसकी ये वैल्यू है। तो एक 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको आप सॉल्व करें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और रिजल्टेंट फोर्स की ये वाली मैग्नीट्यूड आपने यहां से फाइंड कर ली। ये आप रिजल्टेंट की फोर्स की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एम, और एम कितना है, तो यू कैन फाइंड योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन हार्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ अ सडन द राइडर ऑन द हार्स बैक फॉल्स बैक। ये इनर्शिया की वजह से है, और उसकी रीजन ये है आपके पास, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, द पार्ट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट व्हाइल द लोअर पार्ट जो होगा, जब वो राइडिंग कर रहा होगा तो वो मूव करेगा। A force of 5 Newton is applied to one end of the spring balance and force of 5 Newton is applied simultaneously अगर ये आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है, एक एंड के ऊपर भी 5 न्यूटन, दूसरे एंड के ऊपर भी 5 न्यूटन, तो एक बात याद रखे कि ये टग ऑफ वार हो, उसके अलावा ये स्प्रिंग बैलेंस है। वैसे स्प्रिंग बैलेंस हो तो जितनी फोर्स एक साइड के ऊपर लगेगी उतनी दूसरे एंड के ऊपर, तो उतनी ही टेंशन क्या होगी, स्प्रिंग में होगी, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और ये मैंने लिखा भी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बॉडी ऑफ मैस m1 exert a force on another body b of mass m2 if the acceleration of b is a2 then the acceleration, तो m1 जो आपके पास है वो a1 कर दें, एंड m2 को आप a2 कर दें। यहां से आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी m2 ओवर m1 इंटू a2। ये वो एक्सेलरेशन है जो बॉडी आपके पास a जो है, जिसकी मैस m1 है, वो लगाएगा किसके ऊपर, बॉडी ऑफ मैस है m2 के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि a thief steals a box of a weight W and jump from the third floor of the building। जब वो थर्ड फ्लोर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल। और जब जी के इक्वल हो जाएगा तो अब हमें पता है कि आर माइनस एम जी किसके इक्वल होगा, माइनस एम जी के इक्वल। तो उसका जो अपेरेंट वेट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस, जीरो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बॉय सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन विच इज जस्ट गोइंग टू स्पार्ट ऑन सॉरी स्टॉप ऑन अ रेलवे स्टेशन ड्रॉप्स एन एप्पल एमिंग एट द ओपन हैंड ऑफ हिज ब्रदर स्टिंग वर्टिकली बिलो हिज हेड। अब जरा ये आप लोगों को पता है कि ये जब आप एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से फेंकेंगे तो ये कुछ देर के बाद यहाँ पर जाकर उसके हाथ में, तो उसका पाथ जो है वो पैराबोला बनेगा। तो ठीक है, तो स्लाइटली अवे जो होगा उसका दोस्त भाई जो है वो क्या करेगा, कैच करेगा। अ कर्टन हैंगिंग इन अ मूविंग एरोप्लेन हिट्स द फेस ऑफ द पैसेंजर सिटिंग बिहाइंड इट। अब जरा ये देखें कि एट दिस टाइम, एट दिस पर्टिकुलर द एरोप्लेन इज, अब जरा ये देखें कि आप कर्टन जो है, अगर कर्टन जो है, पर्दा जो है वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो एरोप्लेन भी किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब कर्टन किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एरोप्लेन का एक्सेलरेशन भी किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेटिंग बैकवर्ड। ओके जी। अ मशीन गन फाइल्स एन बुल्ट्स
fires n bolts per second, each of mass m. If the speed of the each bolt is u, then the force of recoil, हमें पता है कि F is equal to m into a. अब इसको अगर हम मैं वेलोसिटी की शक्ल दूं m इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय 1/t, और ये इस 1/t को आप एम वी इंटू एन कह दें, और एन के पास डायमेंशन जो है वो 1/second का है, तो दिस इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स फायर बाय मशीन गन एम एन वी, दिस इज द फोर्स। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, जब आपका मोमेंटम उस वक्त कंजर्व होगा, तो अगर मोमेंटम की इक्वेशन देखें, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0, तो पी आपके पास कांस्टेंट है होगा। और एक बात याद रखें, पी जो होगा कांस्टेंट होगा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट ना करें। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है बोल्ट ऑफ mass m moving with speed v strikes a wooden block of mass m and gets embedded into the block। अब इनिशियली आपके पास क्या कर रही है, बोल्ट मूव कर रही है, तो बोल्ट का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आपके पास बोल्ट का होगा। फाइनली अब आपके पास मैस जो है बोल्ट की और वुड की, उसमें जो है, और ये अपनी सारी एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगी, ये फाइनल मोमेंटम होगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो दैट इज द वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी उनकी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ पार्टिकल ऑफ mass m मूविंग विद अ वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ वॉल एंड रीबाउंड इट। ये आपके पास पार्टिकल है, ये वॉल है, तो ये इसको क्या कर रहा है, रीबाउंड कर रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज अनचेंज्ड, तो इलास्टिक बुलियन हुआ आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। अब फोर्स हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा पी आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम पी आई, वो इसका एम है और वी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फाइनल आपके पास क्या है, माइनस एम है और वी है रिवर्स डायरेक्शन में। तो डेल्टा पी आपके पास क्या होगा, पी एफ माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, पी आई। तो डेल्टा पी का जब आप मार लेंगे चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू 2m वी बन जाएगा। तो ये वैसा ही फार्मूला जैसा आप प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए करते हैं, तो उसी किस्म की सिचुएशन है। द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर हैविंग अ मोमेंटम ऑफ 25 न्यूटन सेकेंड, तो पी आपके पास क्या है, 25 न्यूटन इंटू सेकेंड है, टाइम टी इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड है। तो फोर्स आपने, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टी, तो या आपको इसको पी ओवर टी, इनकी वैल्यू आप यहाँ पर पी की भी वैल्यू प्लग कर दें, टी की वैल्यू भी प्लग कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कीप इन माइंड न्यूटन इंटू सेकेंड इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। Next question है कि when a bus starts suddenly the passengers are pushed back. This is example of which of the Newton first law of motion, न्यूटन आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इसमें जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और ये ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं, और ऑप्शन 1 इसका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या देता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं उसको। तो ये इनर्शिया की वजह से जो ना, इनर्शिया जो है तो उसकी वजह से वो अपने चेंज अपने स्टेट में क्या करेगा, चेंज को अपोज करेगा। ओके जी, a spring is compressed between two toys, two toy carts of masses m1 and m2. When the toy carts are released, the spring exert equal and opposite average forces of the same time. अब जरा इस प्रॉब्लम को हम इजीली कर सकते हैं। ये एक आपके पास मैस है, ये दूसरी मैस है, इन दोनों के दरमियान ये क्या है, आपके पास m1 है और ये m2 है, इनिशियली एट रेस्ट है, तो इनकी v क्या है, 0। तो टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू आपके पास ये किसके इक्वल हो गया, टोटल सिस्टम ज़ारा 0 के इक्वल है, इज इक्वल टू 0। तो अब जब ये मूव करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन, इसको v1 प्राइम कर दें, इसको v2 प्राइम कर दें, ये आफ्टर कोलिजन है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आपके पास m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम, तो हमने रेशियो जो ना लेनी है आपके पास, इफ v1 एंड v2 आर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द कार्स, देन इनमें से हमने, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, v1 प्राइम डिवाइडेड बाय v2 प्राइम, इसकी रेशियो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू m2 ओवर m1 माइनस v1 प्राइम आपके पास है v1 प्राइम v2, ये आपके पास माइनस m2 ओवर m1। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। कीप इन माइंड के मैं प्राइम यूज कर रहा हूं और ये v1 यूज कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, अब हमें पता है
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो F इज इक्वल टू आपके पास क्या है, dp/dt है, दैट इज इक्वल टू 0। तो P आपके पास क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कंजर्वेशन का ताल्लुक किसके साथ है, फोर्स, और फोर्स कहां पर आती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आती है। ओके जी। A shell of mass m moving with velocity v suddenly explodes into two pieces. वन पार्ट आपके पास m/4 का है, और सेकंड पार्ट वन पार्ट ऑफ मैस m/4 रिमेन स्टेशनरी, द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। अब इनिशियली उसकी मैस m है, वेलोसिटी तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम। अब अगर आपके पास एक पार्ट जो है उसकी मैस जो है m/4 है, तो दूसरा पार्ट जो होगा उसको मैं अल्फा कहता हूँ, m के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, m-m/4। अल्फा इज इक्वल टू 3m/4, ठीक है। तो अल्फा आपके पास ये सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इसका v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। m/4 वाला पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वो स्टेशनरी है, तो m v आपके पास, तो v आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। a bomb is at rest, a bomb at rest suddenly disintegrate mean वो फटता है into two pieces of equal masses, the fragment masses will move, ठीक है। अब जरा ये देखें कि इनिशियली ये रेस्ट में है, तो उसका मोमेंटम क्या है, 0 के इक्वल हो गया। तो इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए उन दोनों पीसेस को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, स्पीड के साथ डायरेक्शन कोई ताल्लुक नहीं होता। अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी और डायरेक्शन का ताल्लुक होता है। ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन, ये आप पॉसिबल नहीं है, सेम डायरेक्शन में हो नहीं सकता, कंजर्व नहीं करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ग्राफ इज ड्रॉन विद द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमें पता है कि एफ टी वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल होता है। तो एरिया जो आपके पास, अगर टी को आप इधर लेते हैं, फोर्स को आप इधर लेते हैं, तो एफ टी प्लेन में ये जो एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इम्पल्स में। और सादा जबान में इम्पल्स को कहते हैं पंच या मुक्का। अगर आप किसी जो है ना बंदे को पंच मारते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और टाइम जो होगा, इम्पैक्ट टाइम जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, एन ऑब्जेक्ट बिगिंस टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेट बाय मोमेंटम आपने। तो मोमेंटम हमें पता है कि f इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, p/t, p हमने फाइंड करना है। तो f मल्टीप्लाइड बाय आपके पास t आ गया, p आपके पास 140 फोर्स की, और ये t ये आपके पास 4 आ गया, 160 आ गया। A woman of 50 kg mass is standing in an elevator. Suddenly, the cable of the elevator breaks and the elevator begins to fall freely. जीरो वेट होगा, फ्री फॉल आपके पास है। फ्री फॉल में कोई एक्सल जो है ना कोई वेटलेसनेस हो जाती है। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू 0, 62 आपके पास। The apparent weight of a person of mass m in an elevator is 2 mg. The elevator is moving. अब हमें पता है कि अगर उस पर्सन का वेट mg है और अपेरेंट वेट क्या है, 2 mg है, और हम अपने लिफ्ट वाले प्रॉब्लम से, अपनी प्रीवियस वीडियो से हमें पता है कि जब लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है तो एक्सेलरेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ जी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। Okay, जी. Two bodies of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string which passes over a frictionless pulley. If the pulley is moving upward with a uniform acceleration g, then the tension T is in the string. दो है अब आपके पास, तो अब टेंशन T आपके पास ये फार्मूला है, और इसको फार्मूले को ये बनाने के लिए ये आपके पास टेंशन T का फार्मूला है पुली के केस में, 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू जी। अब जो आपके पास पुली इफेक्टिवली अपवर्ड मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन जी आपके पास है, तो जी आप जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन, तो ये 2g आ गया। तो इस 2g की वजह से ये क्या आ गया आपके पास है, 4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ म्यू आर जो है वो कॉफिशिएंट है आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन का। ये डायग्राम है रोलिंग फ्रिक्शन का, जिसमें बॉल बेरिंग वगैरह ये सब चीजें, और ये आपके पास एक जो है ना प्लेयर है जो स्केटिंग कर रहा है इसके ऊपर, आइस के ऊपर। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगी दैट विल बी कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो आपके पास का एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट होता है वो सबसे कम होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, उससे ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। तो बी इज द करेक्ट, सो नॉट अ बी, म्यू आर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्लॉक ऑफ मैस 3 kg इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, म्यू एस आपके पास 0.4 है।
a force of this Newton is applied on the block. If G is 8, then the force of friction, a force of friction maximum, तो ये 12 न्यूटन है। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है 8.7 न्यूटन है, और ये अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 12 न्यूटन है, तो ये वाली फोर्स सब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकती। A jet engine works on the principle of jet engine works on the principle of conservation of linear momentum. Thank you very much.